नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। बिहार लाइब्रेरियन 2026 की हम बात करें साथियों, जो आपका आईआईटी एग्जाम होने वाला है, जो बिहार लाइब्रेरियन के लिए जो है लगभग 5000 प्लस पोस्ट आने वाली है, प्लस मेंस का एग्जाम होने वाला है साथियों। पॉलिटेक्निक कॉलेज लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आ चुकी है, इसका एग्जाम होने वाला है। इन सभी के लिए जो है लाइब्रेरी साइंस का स्पेशली टॉप 2500 क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है और इस कंटेंट का दोस्तों कोई तोड़ नहीं है। इस कंटेंट का कोई तोड़ नहीं है, मानकर चलो। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। जो भी नए क्वेश्चंस मिलते हैं उन क्वेश्चंस को साथ के साथ में लिखते हुए चलिए, ठीक है। नोटबुक लेकर बैठो और आराम से एक एक क्वेश्चंस को भैया क्या करते हुए चलो, लिखते हुए चलो। जो आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जो नए क्वेश्चंस आपके लिए लग रहे हैं, आप सभी के लिए जो है ना बहुत बेहतरीन बुक्स की बात करूँ साथियों, जो 6 बुक का कॉम्बो हो जाता है। ये बहुत बेहतरीन क्लास नोट्स है। एसएलसी क्लासेस के जो है एप्लीकेशन से आप ऑर्डर कर सकते हो। ये बुक्स मैंने तैयार की स्पेशली, है ना। और ये स्पेशली जो मैंने तैयार किए साथियों, 3 बुक हो जाती है, वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड, वॉल्यूम थर्ड। ये तीनों बुक जो है ना कंप्लीट सिलेबस तैयार करती है। ये 3 वॉल्यूम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 बुक का जो अपने आप में हैंड रिटन क्लास नोट्स है, पूरा हस्तलिखित है, ठीक है। आपको इसका डेमो पेजेस चाहिए, जो भी हम बात करें साथियों, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और जो है बुक्स का बुक्स पर ऑप्शन पे जाओगे, वहाँ पर कंटेंट में जाकर आप देख सकते हो। इसमें 35 मॉडल पेपर हो जाते हैं प्रैक्टिस के लिए साथ में। ये पीवाईक्यू बुक आज तक जितने पेपर हो चुके हैं सारे के सारे, और ये बूस्टर बुक है जिसमें 8888 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ऐसा करके जो आपको जो है 6 बुक का कॉम्बो हो जाता है। अगर आप 6 बुक्स को एक साथ भी ऑर्डर कर सकते हो और आप अलग अलग भी ऑर्डर कर सकते हो इन बुक्स की हम बात करें। देखो भाई, आज का आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तकनीक पर सिमेंटिक वेव आधारित है। देखो, सिमेंटिक वेव जो है ना क्लाउड सीडिंग पर आधारित है। किस पर आधारित आपको देखने के लिए मिलती है? क्लाउड सीडिंग पर आधारित आपको देखने के लिए मिलती है ना। तो आंसर जो करेक्ट होगा दोस्तों यहाँ पर, वो क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन ही राइट आंसर आपका हो जाता है। देखो, सिमेंटिक वेव की हम बात करें, देखो सिमेंटिक वेव जो है ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज बाय मूविंग फ्रॉम वेब ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू वेब ऑफ डेटा, उसे हम क्या कहते हैं? सिमेंटिक वेव हम कहते हैं। एनेबलिंग मशीन्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। सिमेंटिक वेव पारंपरिक पुस्तकालयों को दस्तावेजों के वेब से डेटा के वेब में अपने आप में बदल कर अपने आप में रूपांतरित करता है, जिससे मशीनी सूचना के संदर्भ को समझने में अपने आप में क्या होता है? सक्षम बनता है। उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? सिमेंटिक वेब के रूप में जानते हैं भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑन द वेब। निम्नलिखित में से कौन वेब पर अनौपचारिक संचार को सुविधाजनक बनाता है? स्प्लिट स्क्रीन बनाती है, चैट बनाता है, विकीज बनाता है, आरएसएस फीड बनाती है। क्वेश्चन नंबर 177 आपके सामने है, क्या आंसर होने वाला है? ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं ना, मेनली जो है अनौपचारिक संचार को जो बढ़ावा देता है एक प्रकार से इनफॉर्मल को, एक तो स्प्लिट स्क्रीन देती है और एक चैट देता है ना। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट यहाँ पर आपका हो जाता है ना। आपके डी ऑप्शन इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। बाकी का विकीस और आरएसएस पीडी आपके जो फॉर्मल को बढ़ावा देते हैं। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर एकीकृत सर्किट आईसी का उपयोग करते हैं? विच जनरेशन कंप्यूटर यूजेज इंटीग्रेशन सर्किट्स आईसी का उपयोग करते हैं? देखो, कंप्यूटर की जो है अभी 5वीं पीढ़ी चल रही है, 5th जनरेशन चल रही है ना। और अगर आईसी की हम बात करें तो आईसी जो 3rd जनरेशन में प्रयोग होता है ना। फर्स्ट जनरेशन में जो है किसका यूज होता है साथियों? वैक्यूम ट्यूब का यूज होता है। तो वैक्यूम ट्यूब का यूज करने के कारण जो कंप्यूटर का जो आकार है ना, वो बहुत बड़ा हो जाता है। फिर कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन आती है। सेकंड जनरेशन में जो यूज किया जाता है साथियों, वो यूज किया जाता है ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। कंप्यूटर की जो सेकंड जनरेशन आती है, इसमें किसका यूज होता है? ट्रांजिस्टर का यूज आपको देखने के लिए मिलता है। और थर्ड जनरेशन जो आती है, इसमें दोस्तों किसका यूज किया जाता है? आपके आईसी का यूज किया जाता है। ऐसे कंप्यूटर की 3 जनरेशन आती है ना, सॉरी 5 जनरेशन आती है। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब का, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर का, थर्ड जनरेशन में आईसी का इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होता है। और फोर्थ जनरेशन जो होती है ना, इस फोर्थ जनरेशन में जो हम कह सकते हैं वेरी लार्ज कह सकते हैं स्केल इंटीग्रेशन का यूज होता है, वीएलएसआई का यूज होता है ना। और
फिफ्थ जनरेशन जो आधारित है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। अगर आपसे पूछा जाए फिफ्थ जनरेशन किस पर आधारित है, कौन सी जनरेशन, एआई पर आधारित है, तो एआई पर आधारित है, 5वीं पीढ़ी आपकी आधारित आपको देखने के लिए मिलती है ना। और आईसी का यूज होने के कारण कंप्यूटर में साथियों कंप्यूटर का जो आकार होता है बहुत कम हो जाता है, छोटा आकार हो जाता है। अगर आपसे पूछे कंप्यूटर का आकार कितना हो चुका है तो बहुत छोटा आकार आपको देखने के लिए मिल जाता है ना। हाँ देखो, मुद्रित सामग्रियों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित का मानदंडों का मिलान कीजिए भैया, है ना। मुद्रित सामग्रियों के मूल्यांकन के लिए एक प्रकार से क्या करना है, निम्नलिखित मानदंडों का मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर साथियों 179 आपके सामने है, क्या आंसर होने वाला। देखो अथॉरिटी जो है ना ये पब्लिशर के लिए अपने आप में होता है, अथॉरिटी पब्लिशर देता है। स्कोप की बात करूं, स्टेट पर्पस अपने आप में आप देखने के लिए मिल जाता है। फॉर्मेट अपने आप में टाइपोग्राफी में आपको देखने के लिए मिल जाता है। और अरेंजमेंट बच गया है कौन सा, क्रॉस रेफरेंस में आपको देखने के लिए मिल जाता है। थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ में आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, लाइकोस इज ए, लाइकोस क्या है ना। लाइकोस एक सर्च इंजन है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक डेटाबेस है, एक डेटाबेस वेंडर है। तो लाइकोस दोस्तों एक प्रकार से सर्च इंजन के रूप में जाना जाता है। लाइकोस किस रूप में जाना जाता है, एक प्रकार से सर्च इंजन के रूप में जाना जाता है। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखो लाइकोस के बारे में जानते हैं। लाइकोस ओरिजिनली जो है अपने आप में जो प्रोजेक्ट होता है वो माइकल लोरेन मेल्डिन इट कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी का जो अपने आप में क्या होता है एक प्रोजेक्ट होता है। लाइकोस जो मूल रूप से कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय में माइकल लोरेन मेल्डिन की एक शोध परियोजना थी। तो एक रिसर्च परियोजना थी, किसकी थी भैया, आपके एक मेलन यूनिवर्सिटी में, मेलन यूनिवर्सिटी में किसका था, माइकल लोरेन का था भैया। एक शोध परियोजना थी जो 1994 में CMGI से $2 मिलियन की वेंचर कैपिटल के साथ लाइकोस इंक में अपने आप में परिवर्तित हो गई है। लाइकोस एक प्रकार सर्च इंजन के रूप में अपने आप में विकसित होता है ना। अप्रैल 1996 में लाइकोस ने इतिहास में सबसे बड़े तेज नेस्डेक IPO हासिल किया और पहले ही दिन $300 मिलियन का एक बाजार मूल्य प्राप्त कर लिया था। अक्टूबर 1997 में ईमेल सेवाएं शुरू की, और है ना लाइकोस ने, और उसी वर्ष लाभ कमाना शुरू किया। 1998 इसने पोर्टल बाजार प्रवेश करने के लिए ट्राइपोड.com $58 मिलियन में अपने आप में अधिकृत कर दिया गया है ना। इसको ट्राइपोड की हम बात करें तो लाइकोस अपने आप में बाद में जाकर अपने आप में जो है मोटा मोटा सर्च इंजन के रूप में अपने आप में बनता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जॉइनिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स टुगेदर, इलेक्ट्रॉनिक दूरसंचार प्रणाली लाखों कंप्यूटर को एक साथ जोड़ती है। तो लाखों कंप्यूटर को, सीधी सी बात है आपके सामने है ईमेल, है ना, बिल्कुल इंटरनेट जो है अपने आप में क्या करता है, लाखों कंप्यूटर को एक साथ जोड़ता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एक प्रकार से बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। यूएसएमएल यूपीएस यहाँ पर होगा नहीं, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। देखो इंटरनेट जो है हजारों नेटवर्क को, लाखों नेटवर्क को जो अपने आप में मिलाकर बनता है। शुरुआत में नेटवर्क की जो स्थापना होती है, ARPANET आपको याद हो तो एडवांस प्रोजेक्ट नेटवर्क की हम बात करें, है ना, तो ARPANET आता है 1970 में, यूएसए में आता है। लगभग 60,000 नेटवर्क को बनाकर तैयार किया गया था। बाद में ARPANET जो अपने आप में किसका निर्माण करता है, यही जाकर अपने आप में इंटरनेट का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहीं पर इसमें लाखों कंप्यूटर एक साथ हम जोड़ सकते हैं। देखो फॉलोइंग इज नोट ए सोशल बुक मार्किंग साइट, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक बुक मार्किंग साइट नहीं है। तो सामाजिक बुक मार्किंग साइट की मैं बात करूं साथियों, डिग एक प्रकार से जो अपने आप में क्या है सोशल बुक मार्किंग साइट है। ठीक है, डेलेसिस एक प्रकार से जो है सोशल बुक मार्किंग साइट है। आपको साइडो एक प्रकार से नहीं है ना, और फेसबुक ये भी एक प्रकार से। तो आंसर जो करेक्ट होगा ना, राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ये साइडो एक प्रकार से जो हम बात करें जापानीज वर्ड है ग्रामर का, है ना, ये एक प्रकार से जो है सोशल बुक मार्किंग साइट नहीं है। अब देखो भाई डिग क्या है, डिग इज ए सोशल न्यूज एग्रीगेटर एंड कंटेक्स्ट क्यूरेशन प्लेटफॉर्म है। डिग क्या है, एक प्रकार से सोशल न्यूज एग्रीगेटर एंड कंटेंट क्यूरेशन प्लेटफॉर्म है, और ओरिजिनली फाउंडेड इन 2004 में इसकी स्थापना होती है। डेलेसिस जो है फॉर्मली एक प्रकार से पायनियरिंग फ्री वेब बेस्ड सोशल बुकमार्किंग सर्विस है। ये भी एक प्रकार से
है ना। और वह पाइनियरिंग फ्री वेब बेस्ड है अपने आप में। और इसको जो खोजा स्थापना होती है 2003 में होती है। फेसबुक आप सभी जानते हो, ये भी सोशल बुक मार्किंग साइट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग सर्विस के रूप में जानी जाती है। लॉन्च जो होती है 2004 में क्या होती है, लॉन्च होती है। तो यहां पर तीनों है ना, अपने आप में क्या है, तीनों है। लेकिन अगर मैं बात करूं साथियों साइडो, तो साइडो कोई भी किसी प्रकार का सोशल बुक मार्किंग साइट नहीं है। तो ऑप्शन यहां पर सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड बाय सॉफ्टलिंक। सॉफ्टलिंक के द्वारा जो है लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। देखो, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चंस करवा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं, बहुत शानदार तरीके से आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं। ये सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, टॉप 2500 क्वेश्चंस की हमने क्या कर रखी है, सीरीज स्टार्ट कर रही है। और ये सीरीज आपके लिए दोस्तों जो रामबाण साबित होने वाली है, जो आपके माँ बाप का सपना है, जो बापू का सपना है, जो आप सपना देखते हो सिलेक्शन के लिए कि भैया मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो आने वाला जो भविष्य है, फ्यूचर है, वो सिक्योर हो जाए। ठीक है, तो देखो सीधी सी बात है, सिलेक्शन के लिए क्या करना होता है, स्टडी करना होता है। और स्टडी के साथ साथ बेस्ट कंटेंट की आवश्यकता होती है ना। और बेस्ट जो है आपको क्या चाहिए, आपको प्लेटफॉर्म चाहिए होता है पढ़ने के लिए। ठीक है, और इसमें सबसे मेन होता है डिसिप्लिन साथ के साथ में। तो डिसिप्लिन आपके पास है तो भैया फिर मजे वाली बात ही बात है ना। तो इसमें क्या चाहिए होता है, आपको डिसिप्लिन भी चाहिए होता है ना। इसमें आपको चाहिए, और डिसिप्लिन का हम कह सकते हैं रेगुलरिटी, हम कह सकते हैं एक प्रकार से, है ना। रेगुलरिटी आपकी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। तो मेन आपकी ये चीजें चाहिए, स्टडी चाहिए, बेस्ट कंटेंट आपको, बेस्ट प्लेटफॉर्म, रेगुलरिटी के साथ, तो आपका आराम सिलेक्शन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाले, ये मानकर चलो आप। ठीक है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन या लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। इसमें मेनली जो आपसे पूछा जा रहा है कि भैया कौन सा क्या होने वाला है इसमें, तो अलाइस हम कह सकते हैं, है ना। अलाइस ये सॉफ्ट लिंक के द्वारा इसको विकसित किया जाता है, किसके द्वारा, सॉफ्ट लिंक के द्वारा। कोहा एक प्रकार से फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या है, फ्री ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, ध्यान रखना, है ना। फ्री ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, विश्व में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है इसका। विश्व में क्या करते हैं, इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कोहा 2004 में कटिपो कम्युनिकेशन के द्वारा इसको विकसित किया गया है। होरिवा लाइब्रेरी ट्रस्ट न्यूजीलैंड के लिए उसके लिए विकसित किया था। बाद में इसको जो है संपूर्ण विश्व के लिए अवेलेबल करवा दिया, और सन 2000 में इसको लॉन्च किया था। 1999 में इसको विकसित किया और 2000 में इसको क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया। आज के समय में फ्री ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। लगभग लाइब्रेरीज यूज करते हैं। फ्री है तो इसका मतलब ये नहीं बहुत कमजोर है, बहुत शानदार लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है एक प्रकार। ई ग्रंथालय भारत का भैया, इंडिया से है। और इंडियन जो गवर्नमेंट लाइब्रेरीज है, क्या है, जो गवर्नमेंट लाइब्रेरीज है वही क्या कर सकती है साथियों, इसका यूज कर सकती है भैया। प्राइवेट लाइब्रेरीज ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करती, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे केवीएस लाइब्रेरीज, एनवीएस, है ना, आपके सैनिक स्कूल हो जाते हैं, बाकी जितने जहां गवर्नमेंट का नाम आ गया वो लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं, प्राइवेट वाले इसका यूज नहीं कर सकते। जैसे कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, गवर्नमेंट होना चाहिए, वही सीधी सी बात है, सरकारी होना चाहिए लाइब्रेरी, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा साथियों, बात करूं तो आंसर जो देखने के लिए मिलेगा वो हो जाता है सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पर जो है सॉफ्ट लिंक के द्वारा अलाइस आपको देखने के लिए मिलता है। आपका हम कह सकते हैं चित्राक्षरी का एक है, तो चित्राक्षरी का क्या आपको देखने के लिए मिलता है, तो ये एक प्रकार से साथियों हम कह सकते हैं एक एनऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन हम कह सकते हैं एक प्रकार से, एक ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन के रूप में, एक प्रकाश टूल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट ए स्विचिंग सिस्टम, कौन सा प्लगिंग स्विचिंग सिस्टम नहीं है, पैकेट, सर्किट, राउटर, मैसेज। देखो सीधी सी बात, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, है ना। तो स्विचिंग सिस्टम अपने आप में क्या नहीं है, राउटर अपने आप में एक प्रकार स्विचिंग सिस्टम के रूप में, प्लगिंग स्विचिंग सिस्टम नहीं है, तो राउटर अपने आप में नहीं है ना। देखो अगर मैं बात करूं साथियों, आप सभी के लिए जो है क्लास नोट्स एंड बुक्स की हम बात करी, जो कंप्लीटली न्यू एडिशन है,
कंप्लीटली दोस्तों क्या है, न्यू एडिशन आपको देखने के लिए मिलते हैं, सारे के सारे न्यू एडिशन है। ये वॉल्यूम फर्स्ट है, वॉल्यूम सेकंड है, वॉल्यूम थर्ड, तीनों बुक मिलकर आपका दोस्तों कंप्लीट सिलेबस तैयार करती है। हैंड रिटन क्लास नोट्स है, हस्तलिखित है साथियों। ये पीवाई आपके प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर हो जाता है, ये पीवाईक्यू आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और ये बूस्टर बुक, ये तीनों 6 बुक्स मिलकर आपका कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट बुक हो जाती है। ठीक है, 3 बुक आपका ये वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड, ये हैंड रिटन क्लास नोट्स है, कंप्लीट सिलेबस तैयार करती है। ये 3 बुक आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाती है। तो आप एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हो, डाउनलोड एसएलसी क्लासेस एप्लीकेशन यहाँ से। ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ से आप व्हाट्सअप कर सकते हो, जो भी डाउट्स है वो यहाँ पर पूछ सकते हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है न्यू डिलीवरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, नया डिलीवरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सास क्या है भैया, जल्दी से बताइए क्या होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 186 आपके सामने। देखिए सास की हम बात करें, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो है रनिंग रिमोटली, हम कह सकते हैं रनिंग remotely on web server which the user can access by using a web browser। वेब सर्वर पर रिमोटली चलता है जिसे यूजर वेब ब्राउजर को इस्तेमाल करके एक्सेस कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर यहां पर हो जाता है भैया। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को लगातार पहचानने में मदद करता है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को लगातार इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट को पहचान करता है ना। DOI, URL, वेब एड्रेस, ईमेल आईडी। इजी है, क्या है, इजी है या नहीं है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है ना, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भाई सीधी सी बात हो नहीं सकता। वेब एड्रेस अपने आप में वेब एड्रेस के लिए होता है, ईमेल आईडी वैसे हो नहीं हो सकती। तो कौन सा हो जाएगा, DOI, जिसे हम कहते हैं डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। क्या बोल सकते हैं इसको साथियों, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर हम कह सकते हैं, है ना, डिजिटल ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफायर, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस प्रोग्राम इज यूज्ड इन डी स्पेस। डी स्पेस में निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस प्रोग्राम उपयोग में लिया किया जाता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है साथियों, आज की क्लास में भी मानकर चलो, वो शानदार शानदार है। तो इसमें डी स्पेस प्रोग्रामिंग जो उपयोग किया जाता है ना, वो पोस्ट ग्री एसक्यूएल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पोस्ट ग्री एसक्यूएल का यूज करते हैं। ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है या नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द अदर नेम ऑफ हैज का दूसरा नाम क्या है ना। सास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, IaaS, पास, वेब 2.0। तो इसका अदर नेम जो है ना वो IaaS आपको देखने के लिए मिलता है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। और इसका हार्डवेयर एज ए सर्विस है, हार्डवेयर एज ए सर्विस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर आपको देखने के लिए मिलता है। क्लियर है या नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, वन ड्राइव इज ऑपरेटेड बाय, वन ड्राइव अच्छा क्वेश्चन है यार, ये बहुत बार एग्जाम पूछा चुका है। वन ड्राइव इज ऑपरेटेड बाय अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, व्हाट्सएप या गूगल के द्वारा। तो वन ड्राइव जो है ना ये तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, और जो गूगल ड्राइव है ना सीधी सी बात है, तो गूगल में तो गूगल का नाम आ रहा है गूगल ड्राइव, तो गूगल ड्राइव इसके द्वारा, आपके गूगल के द्वारा। और वन ड्राइव किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको एक प्रकार संचालित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ई दस्तावेज के लिए प्रारूप है, बताइए जल्दी से भी। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा
ई दस्तावेज के लिए फाइल के प्रारूप में जाना जाता है, तो कौन सा जाना जाता है आपका? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी। तो एफटीपी इज राइट आंसर हो जाएगा, है ना? ओके, हाँ। अगला क्वेश्चन देखो भाई, डोस, यूनिक्स, लाइनक्स एंड विंडोज आर एग्जाम्पल ऑफ। देखो डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, लाइनक्स एंड विंडोज आर एग्जाम्पल ऑफ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है क्या? नहीं। कंप्यूटर लैंग्वेज का भी नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का भी नहीं है, किसका है? एक प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम का है। क्वेश्चन नंबर में आपकी क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपकी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऑपरेटिंग, अगर हम बात करें सोल ऑफ कंप्यूटर, सोल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की आत्मा, कंप्यूटर की आत्मा। तो कंप्यूटर की जो आत्मा है ना, वो किसे कहते हैं दोस्तों? हम कंप्यूटर की आत्मा भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ही कहते हैं, सोल ऑफ कंप्यूटर, है ना? और कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। अभी सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला आपके विंडोज का आपको देखने के लिए मिलता है ना? अगला क्वेश्चन देखिए, हैप्टिक्स इज ए फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट यूसेज। हैप्टिक्स गैर मौखिक संचार का एक रूप है जो उपयोग करता है, किसके रूप में इसका उपयोग करते हैं? हैप्टिक्स का हम बात करें, फेशियल एक्सप्रेशन, टच टू कम्युनिकेट, इंटरपर्सनल स्पेस, इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंबल्स। क्वेश्चन नंबर 193, आंसर क्या होगा? टच टू कम्युनिकेट, संवाद करने के लिए स्पर्श, एक प्रकार से इसे हम कह सकते हैं। आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। आपके क्रोनोमिक्स इज द स्टडी ऑफ, क्रोनोमिक्स किसका अध्ययन है? क्रोनोमिक्स किसका अध्ययन है? अगर हम बात करें, देखो इंटरपर्सनल स्टडी का है क्या? नहीं। आपके टाइम इन कम्युनिकेशन, संचार में समय का एक प्रकार से अध्ययन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहां पर आपकी बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो जिन जिन साथियों को ऑप्शन नंबर बी आ रहा है ना, उन सभी का बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु प्रपोज 7 ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन थ्योरी। संचार सिद्धांत की 7 परंपराएं किसने प्रस्तावित की है? तो देखो कम्युनिकेशन के 7 ट्रेडिशन जो अपने आप में दिए गए हैं, वो किस विद्वान के द्वारा दिए गए? साथियों हम बात करें डेविड ब्रेलोव के द्वारा, रॉबर्ट टी क्रेग के द्वारा। तो ये रॉबर्ट टी क्रेग के द्वारा दिए गए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है इसमें, जो कम्युनिकेशन के साथ ट्रेडिशनल अपने आप में दिए हैं। डायडेटिक कम्युनिकेशन इज उपदेशात्मक संचार है। तो डायडेटिक कम्युनिकेशन किसका है? इंटरपर्सनल का है, ऑर्गेनाइजेशंस का है, इंटरपर्सनल, रिलेशनल। क्वेश्चन नंबर 196, तो ये किसका आपको देखने के लिए मिलता है दोस्तों? इंटरपर्सनल का आपको देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन जिन साथियों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, उन सभी का सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। मेन कॉज ऑफ प्लेरिज्म, साहित्यिक चोरी का मुख्य कारण क्या है? तो बताओ साहित्यिक मुख्य चोरी का मुख्य कारण क्या है? देखो कोई भी किसी प्रकार की जो लेखन शैली है, लैक ऑफ राइटिंग स्किल्स, लेखन शैली की कमी। सीधी सी बात है, मैं पुस्तक लिख रहा हूं आज, है ना, और मैं किसी दूसरी पुस्तक का जो कंटेंट है वो चुरा कर मैं मेरी पुस्तक में लिख रहा हूं, उसमें ऐड किया, तो सीधी सी बात है लेखन शैली की कमी है। अगर लेखन शैली की कमी नहीं होती तो साहित्यिक चोरी क्यों करता, किसी का कंटेंट क्यों चुराता? ठीक है, तो प्लेरिज्म के लिए यूनिवर्सिटी अगर रिसर्च पर जाते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पर जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी अलग अलग प्लेरिज्म पर अलग अलग कार्य करिए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर लेकर आ रहा है, उसके लिए इंप्लीमेंट भी अपने आप में काम कर रहा है। ठीक है, तो साहित्यिक चोरी का मुख्य कारण एक ही लेखन शैली की कमी है, लिखने में आपको कमी आ रही है, सीधी सी बात है ना? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पिछले दशक की हम चर्चा करें, यहां पर क्वेश्चन है, पिछले दशक के डिजिटल पुस्तकालयों के विकास पर रिपोर्ट को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। रिव्यू रिपोर्ट, ट्रेंड रिपोर्ट। किस प्रकार से वर्गीकृत किया है? ट्रेंड रिपोर्ट। पिछले दशक के डिजिटल जो पुस्तकालय हो जाते हैं, उसको रिपोर्ट को जो वर्गीकृत किया है ट्रेंड रिपोर्ट के रूप में दोस्तों क्या किया गया? यहां पर आपके वर्गीकृत किया गया है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर आपका हो जाता है। देखो अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग हम बात करें 1963 से 1969 के दौरान उपयोगकर्ताओं के व्यवहार पर कई अध्ययन किए हैं। तो अध्ययन किसके द्वारा किए गए? उपयोगकर्ताओं पर क्या किए गए? बहुत सारे अध्ययन किए गए हैं। तो ये अध्ययन किए गए हैं द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA के द्वारा किए गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो यूजर स्टडीज हम पढ़ते हैं उसका टॉपिक है ना।
तो हम कह सकते हैं अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन के द्वारा अध्ययन किए गए। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों फिर बता रहा हूं आपको कि बेहतरीन क्लास नोट्स हो जाते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के आज तक के बेस्ट। देखो पहली चीज तो मैं बात करूं, लाइब्रेरी साइंस के ऐसे क्लास नोट्स आए नहीं मार्केट में। मार्केट में है 100 पेज के, 200 पेज के, 250 पेज के। एक चीज बताओ, लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस 200 पेज में कंप्लीट हो जाए, हलवा है क्या भाई? सीधी सी बात है। कोई मतलब ऐसे थोड़ी कंपटीशन 2015 में दे रहे हो आप, 2026 आ गया है, 2026 में कंपटीशन दे रहे हो। पिछला जितने पेपर हो चुके हैं जो है कंपटीशन के, वो उठा कर देखो, यूजीसी नेट का पेपर उठा कर देखो, तो लेवल चेंज हो चुका है, अब वो जमाना गया। ठीक है, तो ये 3 क्लास नोट्स है, वॉल्यूम 1, 2, 3 तीनों बुक में मिलकर जो ना 1300 पेज है, 1300 प्लस पेज है, 1300 पेज है। तो ऐसे नहीं कि बहुत शॉर्ट नोट्स हैंड रिटन है, तो अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से डिजाइन किए गए, हस्तलिखित है, आप आसानी से पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, मॉडल पेपर आपके लिए हो जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। पीवाईक्यू क्वेश्चंस में बहुत मेहनत की है मैंने, ऐसा नहीं मेहनत नहीं की, मेहनत इसलिए की है कि ऐसा नहीं उठाकर मैंने डाल दिया है। पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर जो है इन सभी को साथियों यूनिट वाइज किया है, यूनिट का आपके क्लासिफिकेशन अलग, कैटलॉगिंग के अलग, और विद करेक्शन है। ठीक है, इसके बाद आपकी बूस्टर बुक हो जाती है। आप एप्लीकेशन से ऑर्डर करते हो इन बुक्स को साथियों, ठीक है, जैसे सारी बुक्स एप्लीकेशन से हो जाएगी। जैसे पीवाईक्यू को आप ऑर्डर करोगे, तो पीवाईक्यू को जब ऑर्डर करते हो ना एप्लीकेशन से, तो सारे के सारे टेस्ट भी आपको मिलेंगे, टेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। तो आप फिजिकल में भी आप बुक आपके घर पे आएगी, साथ के साथ में टेस्ट के रूप में आप देख सकते हो। ऐसे ही बूस्टर बुक के 8000 क्वेश्चन है, इनको टेस्ट के रूप में मिलेंगे आपको, प्लस बुक भी आपके एड्रेस पर आएगी। दोनों तरह से आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी आपको, पीवाईक्यू पेपर की टेस्ट सीरीज चाहिए यूनिट वाइज तो वैसे मिल जाएगी, बुक की बुक मिल जाएगी। तो 2 तरीके से फायदा होने वाला आपको, है ना। तो बहुत बेहतरीन बुक्स है, एप्लीकेशन से आप क्या कर सकते हो, इनको ऑर्डर कर सकते हो। बिहार लाइब्रेरी के लिए साथियों आप सभी के लिए कोर्स स्टार्ट है। एलईटी मेंस का जो एग्जाम हो जाता है, एलईटी हो जाता है, मेंस का एग्जाम हो जाता है, प्लस पॉलिटेक्निक कॉलेज, इन सभी के लिए बहुत बेहतरीन जो आपको पेपर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। The word semantics was introduced in the English language as a synonym for, अंग्रेजी भाषा में सेमेंटिक्स शब्द का प्रयोग निम्नलिखित पर्याय के रूप में किया जाता है। तो हम इसको डॉक्ट्राइन ऑफ साइंस के रूप में इसको यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। An exposition of subject giving account of the general direction of research in the subject is called as, किसी विषय का विवरण जिसमें उस विषय अनुसंधान की सामान्य दिशा का विवरण दिया जाता है, वह अपने आप में कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे साथियों ट्रेंड रिपोर्ट हम कहते हैं। कि जिससे किसी विषय का विवरण जिसमें उस विषय अनुसंधान की सामान्य दिशा का विवरण दिया जाता है, उसे हम ट्रेंड रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, कईयों के मन में आ रहा होगा एनुअल रिपोर्ट क्या होता है। एनुअल रिपोर्ट जो पिछले वर्ष में जो जितना भी कार्य किया है, उसका एक प्रकार से ब्यौरा हम प्रस्तुत करते हैं कि भाई हमने ये सारा काम किया, ये एनुअल रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट है। ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, बिब्लियोमेट्रिक्स मैपिंग मूल रूप से इस पर आधारित है। किस पर आधारित है भाई बिब्लियोमेट्रिक्स, है ना। तो बिब्लियोमेट्रिक्स जो है एक प्रकार से वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्र से संबंधित होती है। पेपर्स पब्लिश्ड इन साइंटिफिक जर्नल्स, पेपर्स पब्लिश इन साइंटिफिक जर्नल से संबंध होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन जिन साथियों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, उन सभी साथियों का ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करने वाला है। विच इंटरनेशनल ट्रीटी फोकसेस ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स एंड सेट्स मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर कॉपीराइट अक्रॉस मेंबर्स कंट्रीज। शानदार क्वेश्चन है। कौन सी अंतरराष्ट्रीय संधि साहित्यिक और कलात्मक कार्यों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है और सदस्य देशों में कॉपीराइट के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करती है। देखो, तो साहित्यिक कलात्मक कार्यों और कॉपीराइट के लिए जो ट्रीटी होती है, वो होती है कौन सी साथियों, बात करी बर्न कन्वेंशन होता है। वह कौन सा आपको देखने के लिए मिलता है, बर्न कन्वेंशन आपको देखने के लिए मिलता है। क्लियर है नहीं। देखो, आपके बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए अगर मैं बात करूं बौद्धिक संपदा अधिकार, तो बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए 2 कन्वेंशन होते हैं। कितने कन्वेंशन होते हैं, 2 कन्वेंशन। 2 कन्वेंशन कौन कौन से होते हैं साथियों, एक तो पेरिस कन्वेंशन होता है, एक तो कौन सा होता है, पेरिस कन्वेंशन आपको देखने के लिए मिलता है, और एक कौन सा होता है, बर्न कन्वेंशन होता है।
ये दो सम्मेलन बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहली बार प्रयास के लिए जो सम्मेलन होते हैं, यह औद्योगिक संपदा के लिए होता है 1883 में, 1883 में होता है, जो कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। ध्यान रखना, ये किसके लिए जाना जाता है? इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। और ये बर्न कन्वेंशन जो है, ये कॉपीराइट के लिए, ये 1886 में होता है। और किसके लिए होता है? कॉपीराइट के लिए होता है। हम बात करें साहित्यिक कलात्मक कार्यों के लिए होता है, बर्न कन्वेंशन होता है। यही आगे जाकर अपने आप में साथियों, ये दो कन्वेंशन आगे जाकर धीरे धीरे जो है अपने आप में और कन्वेंशन के रूप में, और ट्रीटीज के रूप में शामिल होते हैं, और बाद में जाकर विपो का रूप लेते हैं। विपो जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए आज सुरक्षात्मक कार्य करती है, जो व्यवसायिक दुरुपयोग से साथियों सुरक्षा प्रदान करती है आपकी, वो विपो, जिसकी स्थापना जुलाई 1967 में होती है, वो विपो, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में स्विट्जरलैंड में है। याद रखना, ठीक है। तो दो कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है ना, जिसे हम कहते हैं पीबी। बीपी का उल्टा कर देना, बीपी का उल्टा कर देना पी। पी का मतलब पेरिस कन्वेंशन, बी का मतलब बर्न कन्वेंशन। आ गया समझ में सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन। अब देखो बौद्धिक संपदा के जितने भी बनते हैं ना, बेसिक बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे करवाता हूं। बौद्धिक संपदा के संदर्भ में ट्रिप्स का क्या अर्थ है भाई? ट्रिप्स का अर्थ क्या है? फुल फॉर्म सीधी सी बात करें, बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होते हैं भाई? मैंने कोई भी किसी प्रकार की पुस्तक लिखी वो मेरा बौद्धिक संपदा अधिकार है। मैंने कोई इन्वेंशन किया, कोई आविष्कार किया, वो मेरा बौद्धिक संपदा अधिकार है। अब उसकी सुरक्षात्मक कार्य के लिए सुरक्षात्मक तो प्रदान किया जाएगा ना, तो वही आपके बौद्धिक संपदा अधिकार। कोई भी किसी प्रकार का आपके द्वारा कार्य किया गया है, रिसर्च की गई, इन्वेंशन की गई, कोई पुस्तक लिखी गई, उसको व्यावसायिक दुरुपयोग सुरक्षा प्रदान करना ही अपने आप में जो है बौद्धिक संपदा अधिकार होता है, या बौद्धिक संपदा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिप्स क्या होता है? ट्रिप्स क्या होता है? ट्रिप्स किसे कहते हैं बात करें? ठीक है, देखो ट्रिप्स जो है इसका पूरा नाम क्या है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। फुल फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फुल फॉर्म है। और ये फुल फॉर्म क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखने के लिए मिलती है। क्लियर है या नहीं? आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, विपो कॉपीराइट संधि का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यहां पर क्या आ रहा है? विपो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए काम करता है, जिसका पूरा नाम क्या है? विपो का आप बोलोगे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना दोस्तों 14 जुलाई 1967 को होती है। विपो की स्थापना जो है 14 जुलाई 1967 को स्थापना होती है। और कहां पर होती है दोस्तों? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना आपको देखने के लिए मिलती है। कहां मिलती है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कॉपीराइट संधि का प्राथमिक उद्देश्य क्या आपको देखने के लिए मिलता है? बताइए भाई जल्दी से एक बार, है ना। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट भी करते रहना। सीरीज कैसे लग रही है, क्वेश्चंस किस लेवल के आपको लग रहे हैं। प्रमोशन इंटरनेशनल कॉपीराइट प्रोटेक्शन, अडेप्टिंग कॉपीराइट प्रिंसिपल्स द डिजिटल एनवायरनमेंट, कॉपीराइट सिद्धांतों को डिजिटल वातावरण के अनुकूल बनाना ही इसका कार्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है या नहीं? अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पेटेंट अधिनियम 1970 का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में पेटेंट अधिनियम, पेटेंट मतलब एक का इसका देखो साहित्यिक कलात्मक कार्यों के लिए। देखो पेटेंट जो है ना, सीधी सी बात है, पेटेंट क्या होता है? सरकार और आविष्कारकर्ता के मध्य एक समझौता प्रमाण पत्र होता है। पेटेंट किसके लिए दिया जाता है? कोई भी किसी प्रकार का इन्वेंशन किया है, कोई भी किसी प्रकार का आपने आविष्कार किया है, उसके लिए आपको उसको पेटेंट करवाना होता है। क्लियर है नहीं? तो आविष्कारों को विशेष अधिकार प्रदान करना बिल्कुल सही है। ट्रेडमार्क सुरक्षा के लिए मानक स्थापित नहीं करना है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते को बढ़ावा नहीं देना है। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पेटेंट एक्ट कब आता है? 1970 में आता है। देखो पेटेंट एक्ट जो पारित होता है, तो ये तो पारित कब होता है? 1970 में होता है। और लागू कब होता है दोस्तों?
लागू होता है वर्ष 1972 में होता है, 1972 में ये लागू होता है। पेटेंट की अवधि, पेटेंट एक्ट की अवधि, तो इसकी अवधि कितनी है? अवधि दो है, एक तो मिनिमम कम से कम और एक है मैक्सिमम। मिनिमम है 4 वर्ष और मैक्सिमम कितनी है? 20 वर्ष आपको देखने के लिए मिलती है। तो पेटेंट की अवधि, जो विशेष अधिकार प्रदान किए जाएंगे, जैसे मैंने आविष्कार किया है तो मुझे विशेष अधिकार कम से कम जो है सरकार, भारत सरकार जो दे सकती है वो 4 वर्ष तक दे सकती है, अधिकतम 20 वर्ष। उसके बाद मुझे फिर रिन्यू करवाना पड़ेगा इसको। ओके, क्लियर है? नहीं तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कॉपी लेफ्ट मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद, कॉपी लेफ्ट आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा अधिकारों से क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, है ना। जो ये लल्लू पंजू क्वेश्चन होते हैं ना, फालतू के क्वेश्चन, वो है ही नहीं, शानदार एग्जाम के लेवल के और बहुत बेहतरीन लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? द कॉपी लेफ्ट मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद, तो यह साथियों किससे है? एडवोकेसी फॉर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एडवोकेसी फॉर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की वकालत के लिए अपने आप में आंदोलन होता है, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उनके लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज गेट प्राइमरली डील विथ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा के संदर्भ में गेट, GATT का मुख्य रूप से किससे निपटता है? किससे निपटता है? तो गेट जो निपटता है ना, द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल, ट्रेड मतलब व्यापारिक, बौद्धिक संपदा के व्यापार संबंधी पहलू के लिए अपने आप में क्या करता है? ये निपटता है। तो आंसर जो करेक्ट होगा यहां पर वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, यूसीसी, बहुत ध्यान इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ध्यान रखना, यूसीसी का पूरा नाम क्या है? तो यूसीसी का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन। कॉपीराइट के संदर्भ में यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन का उद्देश्य क्या रहा है ना? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर कितना है? 209 आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसका प्रमोटिंग इंटरनेशनल कॉपीराइट प्रोटेक्शन, अंतरराष्ट्रीय कॉपीराइट संरक्षण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य आपको देखने के लिए मिलता है। लगभग साथियों यूसीसी जो यूनिवर्सल जो है कॉपीराइट कन्वेंशन जो आता है लगभग 1952 में आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, पेरिस कन्वेंशन, है ना। पेरिस कन्वेंशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? बौद्धिक संपदा अधिकारों के 2 कन्वेंशन इंपॉर्टेंट, एक पेरिस और एक बर्न कन्वेंशन। पेरिस कन्वेंशन कब होता है? 1883 में होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, तो ये तो बर्न कन्वेंशन होता है, 1886 में होता है। प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, है ना, डिजिटल एनवायरमेंट के लिए है नहीं, प्रमोशन ऑफ एक्सेस के लिए है नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। औद्योगिक संपदा के लिए, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लिए होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पेरिस कन्वेंशन, पेरिस कन्वेंशन के प्रशासन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? बताइए भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो पेरिस कन्वेंशन जो है ना, पहली चीज तो 1883 में, एक तो पेरिस कन्वेंशन और एक बर्न कन्वेंशन, आगे जाकर क्या बनता है? विपो। तो इसके लिए जिम्मेदारी कौन रखेगा? विपो रखेगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हम कह सकते हैं। ध्यान रखना, विपो की स्थापना 14 जुलाई 1967 को, है ना, 14 जुलाई 1967 को क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। ओके, यह अपने आप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा करता है। क्लियर है? नहीं, ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट टू द पेटेंट्स एक्ट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट पेटेंट्स फॉर फार्मास्यूटिकल्स,
भारत के पेटेंट अधिनियम में किस संशोधन ने फार्मास्यूटिकल के लिए उत्पाद पेटेंट की शुरुआत की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 212 आपको देखने को मिलता है। पेटेंट एक्ट अमेंडमेंट 2005, इसने फार्मास्यूटिकल्स के लिए उत्पाद पेटेंट की शुरुआत अपने आप में 2005 में की है। पेटेंट एक्ट में संशोधन होता है तब इसमें जो अपने आप में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। एक औपचारिक मानक है, एक क्या है? औपचारिक मानक है जिसका उपयोग एनकोडिंग योजना के रूप में किया जाता है, जो प्लेटफॉर्म प्रोग्राम और भाषा की परवाह किए बिना प्रत्येक वर्ण क्लिक अद्वितीय संख्या प्रदान करता है। तो कौन सा? यूनिकोड है, आईएसबीडी है, आईएसएन है, ट्रांसकोड है। क्वेश्चन नंबर 213, उसे हम कह सकते हैं यूनिकोड कह सकते हैं। देखो भाई सीधी सी बात है, कह रहा क्या है कि एक औपचारिक मानक जिसका उपयोग एनकोडिंग योजना के रूप में किया जाता है, जो प्लेटफॉर्म प्रोग्राम और भाषा की परवाह। तो आईएसबीडी तो क्या है? आईएसबीडी तो बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है, बाई इफ्ला के द्वारा ऐसे हो नहीं सकता। आईएसएन क्या है? ये एक प्रकार से आइडेंटिफिकेशन नंबर है, पत्र पत्रिकाओं के लिए, जर्नल्स के लिए अपने आप में इसका यूज कर सकते हैं, वैसे नहीं हो सकता। ट्रांसकोड अपने आप वैसे नहीं होता है, तो बच गया कौन सा? यूनिकोड हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान करो भैया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप देखा जाए तो आप आराम से साथियों इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यूजीसी इन्फोनेट, एनलिस्ट, एमरमेड और सेरा। सेरा किससे संबंध है? एग्रीकल्चर से संबंध आपको देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप सेरा देखोगे तो इसमें बी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है भाई, ये इसमें फोर्थ में सी आ रहा है। अब देखो इसके बाद में यूजीसी इन्फोनेट किस में आ रहा है? बी, इसमें कर लो बी। तो यूजीसी इन्फोनेट किससे संबंध है? यूनिवर्सल लाइब्रेरी से संबंध है, तो इसमें पहले में क्या आ रहा है? बी आ रहा है। एनलिस्ट किससे संबंध आपको देखने के लिए मिलता है? कोले से संबंध आपको देखने के लिए मिलता है, तो बी ए डी सी राइट आंसर हो जाएगा, बी ए डी सी। एमरेड मेडिसिन संबंध और सेरा किससे संबंध हो जाएगा? एग्रीकल्चर संबंध आपको देखने के लिए मिल जाता है ना, यहाँ पर बी ऑप्शन आ जाएगा, है ना, दोनों में सी सी है ना, ये हो जाएगा। सेरा क्या एक प्रकार से कंसोर्टियम है ना, एग्रीकल्चर के लिए अपने आप में क्या करता है? वर्क करता है। अगला क्वेश्चन देखो, कॉपीराइट स्वामी को डिजिटल प्रारूप में अपने काम की सुरक्षा का अधिकार देता है। जितना भी कॉपीराइट जो है डिजिटल को प्रारूप में, मतलब कोई भी किसी प्रकार का जो पुस्तक हो जाती है, कॉपीराइट संबंधित जितने भी साहित्य कलात्मक कार्य हो जाते हैं, उनको डिजिटल प्रारूप में अपने काम की सुरक्षा करने का अधिकार कौन देता है? सुरक्षा करने का अधिकार कौन देता है? डिजिटल कॉपीराइट एक्ट देता है क्या? डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट देता है क्या? इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम कहते हैं डीएमसीए एक्ट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? डीएमसी एक्ट, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट जिसे कहते हैं। डीएमसीए एक्ट ये लाता कौन है? ये लेकर आता है साथियों विपो। विपो लेकर आता है पहली बार इसको, ठीक है भाई। जितना भी आपका ऑनलाइन कंटेंट आ रहा है, अब उसके जो है समस्या का समाधान, उनकी सुरक्षात्मक, उनकी बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा कौन करेगा? डीएमसीए हम कह सकते हैं। ये डीएमसीए एक्ट जो आता है 1998 में आता है। आपसे पूछा पहली बार इसको कहां पर लागू किया गया? यूके में। वर्ष 1998 पहली बार विपो ने सबसे पहले कहां पर इंप्लीमेंट किया इसको? आपके यूके में किया, और फिर उसके बाद 1998 में लगभग अलग देशों में, भारत में भी इसको 1998 में पारित किया गया था। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डीएमसी एक्ट को पहली बार किस देश में लागू किया गया? विपो ने, तो यूके में। कब आता है? 1998 में आता है। आपकी अपना डिजिटल प्रारूप में अपने आप में काम की सुरक्षा का अधिकार देता है। क्लियर है या नहीं है? कोई डाउट्स कोई भी किसी प्रकार का यहां तक? देखो भाई अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान करें भैया। काइंड्स ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी और एग्जाम्पल। जो डिजिटल लाइब्रेरी है, देखो भाई क्या आंसर होने वाला है साथियों? सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको देखने के लिए मिलता है, तो ये IE एक्सप्लोर पबमेट आपको देखने के लिए मिलता है, तो ऑप्शन इसमें भी आ रहा है, ऑप्शन सी इसमें आ रहा है। फेडरेटेड डिजिटल लाइब्रेरीज आपके RLINFAR, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। हार्वेस्ट डिजिटल लाइब्रेरी, गूगल स्कॉलर और पर्सनल डिजिटल लाइब्रेरी आपको देखने के लिए मिल जाता है, जोटेरो आपको देखने के लिए मिल जाता है। आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट आंसर
हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो शानदार क्वेश्चन है। दुर्लभ पुस्तकों, पांडुलिपियों और अन्य संसाधनों को डिजिटल बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा शुरू किए गए डिजिटलीकरण कार्यक्रम को कहा जाता है। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, पहली चीज तो याद रखो, यह कार्यक्रम जो शुरू किया जाता है, इस कार्यक्रम को हम क्या कहते हैं, डाउन द मेमोरी लाइन कहते हैं, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट। इस कार्यक्रम को हम क्या कहते हैं, डाउन दी मेमोरी लाइन के नाम से जानते हैं। यह कार्यक्रम क्या है, यह कार्यक्रम दोस्तों वर्ष 1990 में स्टार्ट किया गया, ठीक है, किसके द्वारा, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है इसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है। अब जो भारत में इस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में जो दुर्लभ पुस्तकें हैं, जो पांडुलिपियां हैं, अन्य संसाधन हो जाते हैं, उनको सुरक्षात्मक करना है, उनको सिक्योर करना है। तो जो प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है वर्ष 1990 में, उस प्रोग्राम को डाउन दी मेमोरी लाइन के नाम से जानते हैं। तो आंसर दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है, आया समझ में सभी को, ठीक है। तो आज का जो सेशन है, सेशन को हम क्या करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप दोस्तों आज का सेशन आपको समझ में आया है। बहुत शानदार सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है साथियों, टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन की स्टार्ट कर रखी है। ये टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन 2500 क्वेश्चन पहले ये सीरीज रुकने वाले नहीं है, ठीक है, और बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस करवा रहा हूं, एग्जाम के लेवल के करवा रहा हूं, ठीक है। तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, जितने भी आपके साथी फ्रेंड्स तैयारी करें उन सभी तक क्लास का जो है आपको इनविटेशन भी आपको देना है। आप सभी के लिए दोस्तों जो बिहार लाइब्रेरियन के लिए स्पेशली जो है कोर्स जो हो जाता है, जो आपका एलईटी एग्जाम होने वाला है, प्लस आपका मेंस का एग्जाम होने वाला है, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज की जो वैकेंसी आ रही है, इसकी मैं बात करूं, इसके लिए आपका एप्लीकेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए एसएलसी क्लासेस का गूगल प्ले स्टोर से, और यहां से जाकर अपने आप में ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन जो है ये कोर्स है। इस नंबर पर आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ई नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, यूनिट वाइज टेस्ट, एग्जाम पैटर्न टेस्ट, जो कि बहुत बेहतरीन जो है मेरे द्वारा तैयार की गई। ये जो मेरी 6 बुक्स है साथियों आपके लिए, जो आपका सिलेक्शन में, जो आपके माँ बाप का सपना उसमें रामबाण साबित होने वाली, ठीक है। आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।